एक समय की बात है। केशवपुर नामक गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी विधवा औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। सरला की बहू जया स्वभाव से बहुत बुरी थी। वो रोजाना सरला से बात बात पर लड़ती रहती थी। सरला का पति किशन शहर में मजदूरी करता था, इसलिए वो कभी कभी ही गांव आ पाता था। किशन शहर से घर खर्चे के लिए पैसे भेजता तो 2 लिफाफे भेजता, एक अपनी माँ के नाम और एक अपनी पत्नी के नाम। पर जया सरला के पैसे भी अपने पास ही रख लेती थी। ऐसे ही एक दिन, ये सरला देवी और जया जी के नाम के मनी ऑर्डर हैं। लाओ लाओ भैया, जल्दी से मुझे दे दो। ये सरला देवी के हस्ताक्षर करके ही उन्हें मिलेगा। माँ जी आराम कर रही हैं, लाओ मैं अंगूठा लगवा कर लाती हूँ। ए बुढ़िया, जल्दी से इस कागज पर अंगूठा लगा दे। भैया मनी ऑर्डर मुझे दे दो। जया सारे पैसे अपने पास रख लेती है और अपने और बेटे बिट्टू के लिए खाने पीने की चीजें खरीद लाती है। माँ बहुत भूख लगी है। ये देख मैं तेरे लिए कितने सारे पकवान लाई हूँ, पूड़ी, छोले, समोसे, कचौड़ी। चल हम दोनों मिलकर खाते हैं, मजा आ जाएगा। जया बहू, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाता तो। पता नहीं इस बुढ़िया को कितनी भूख लगती है, जब देखो हम माँ बेटे के खाने पर नजर लगाती रहती है। ये ले पकड़, आधी कचौड़ी दे रही हूँ, अब रात तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और तुझे तो मैंने बोला था कि कपड़े धो देना, तेरे से अभी तक कपड़े नहीं धुले। ये कचौड़ी खाकर चुपचाप सारे कपड़े धो देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी सरला कचौड़ी का एक टुकड़ा खाकर भला क्या पेट भरती। वो फिर से दोबारा काम पर लग जाती है। एक दिन किशन शहर से वापस आने वाला था। जया को पता था कि जब किशन सरला से पूछेगा कि वो उसे पैसे बराबर भेजता है तो उसे मिलते हैं या नहीं। ये बात सोचकर जया थोड़ा घबरा जाती है और वो सरला से कहती है, ओ बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे से कहा कि तुझे उसके भेजे हुए पैसे नहीं मिलते तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो एक दिन रहकर चले जाएंगे, उसके बाद जो मैं तेरा हाल करूंगी ना, फिर तू देखती रह जाएगी। इसलिए अपने बेटे के सामने दुखड़े रोने की कोशिश मत करना। नहीं बहू, मैं किशन को कुछ नहीं कहूंगी। माँ मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे, वो तुम्हें मिल गए थे ना? अरे आप बिना कैसी बातें करते हो, माँ जी को मैं बराबर से पैसे देती रहती हूँ। माँ जी ये लो गरम गरम पनीर के पकौड़े, आप भी खाओ। किशन 2 दिन रहकर शहर वापस चला जाता है। जया फिर से अपने रूप में आ जाती है। दिन भर सरला काम करके एक दिन चक्की से आटा पिसवा कर लौट रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। रिक्शा में जाती एक लड़की देख लेती है। भैया इन्हें उठाने में मेरी मदद करो, बेचारी पता नहीं कौन है। सुमन, ये तेरे साथ कौन है? ये रास्ते में बेहोश हो गई थी, मैं इन्हें घर ले आई, लगता है इन्हें होश आ गया है। अब कैसा लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। माँ जी आप इतनी भारी आटे की बोरी अकेले ही उठा कर ले जा रही थी, आपके बच्चे या कोई? सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रो पड़ती है। माँ जी कोई परेशानी है तो आप हमसे कह सकते हो, मुझे लग रहा है आप बहुत परेशानी में हो। क्या करूं बेटी, मैं इस जीवन से हार गई हूँ। सरला के दुख का घड़ा फूट जाता है और वो सारा दुख सुमन और बाकी लड़कियों को बताती है। अब इस संसार में जीने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। माँ जी ऐसा मत सोचिए, आप जीवन से यूं निराश मत होइए। अब आप अपनी बहू के पास वापस मत जाना, आप यहाँ हमारे साथ रहो। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम लोग यहाँ गांव में रहती हो क्या? जी माँ जी, हम मेहंदी वाली हैं। हम लोग मेहंदी लगाने का काम करती हैं और आसपास के गांव और शहरों में मेहंदी लगाने जाती हैं। क्या मैं भी ये काम सीख सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल, और ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे ग्रुप में आप भी जुड़ जाओगे, मैं आपको मेहंदी लगाना सिखाऊंगी। सरला अब उन लड़कियों के साथ ही रहने लगी और कुछ ही समय में वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख गई। इधर जया सरला के कुछ दिन तक वापस न आने से घबरा जाती है। ये बुढ़िया इतने दिनों से कहाँ गायब है, मुझे तो कोई खोज खबर नहीं है। बिट्टू के बापू ने हम सबको अचानक शहर बुलाया है, वहाँ जाकर अब यही बोलना पड़ेगा कि बुढ़िया की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं ला सकी। जया बिट्टू को लेकर किशन के पास शहर पहुँचती है। क्या हुआ जया, माँ तुम्हारे साथ नहीं आई? वो माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें बोला कि वो गांव में ही रहें, बेकार में सफर करती तो उनकी तबीयत और खराब हो जाती। पर तुमने मुझे अचानक क्यों शहर क्यों बुला लिया? अरे वो हमारे सेठ जी की लड़की की शादी है,
इसलिए उन्होंने बोला कि कोई ऊपर के कामों के लिए मिल जाए। मैंने सोचा तुम्हें बुला लेता हूँ, और माँ भी थोड़े दिन के लिए मेरे पास रह लेगी। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें मालकिन से मिलवा देता हूँ। देखो किशन, शाम को मेहंदी का समारोह है तो काम अच्छे से निपटाने हैं। जितने भी मेहमान आएंगे उनके स्वागत में कोई कमी ना होने पाए। आप चिंता मत करो मालकिन, सब हो जाएगा। ये मेरी पत्नी है, मैंने इसे गांव से बुला लिया है, ये सब संभाल लेगी। जया मेहंदी समारोह की तैयारियों में काम करवाने लगती है। सब मेहमान आने लगते हैं। रिचा, मेहंदी वाली अभी तक नहीं आई, कितने बजे का टाइम दिया था? मम्मी, मेरी उनसे बात हो गई है, बस कुछ ही देर में आती होंगी। लो वो आ गई। माँ जी, ये यहाँ कैसे? मेहंदी वाली लड़कियों के साथ? हाँ यहाँ? जया, तुम तो कह रही थी कि माँ बीमार है और गांव में है, पर माँ मेहंदी वाली लड़कियों के साथ क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं माँ के पास जा रहा हूँ। माँ, तुम यहाँ इन सबके साथ? किशन बेटा, आप मेरे साथ इधर आइए, मैं आपको सब बताती हूँ। ये लड़की इनको सब कुछ बता देगी। शायद आप नहीं जानते हैं, आपकी पत्नी ने आपकी माँ पर बहुत जुल्म किए हैं, इसीलिए ये बेचारी अपना घर छोड़कर हमारे साथ रहने को मजबूर थी। सुमन किशन को सारी सच्चाई बताती है। सरला की आंखों में आंसू आ जाते। किशन सबके साथ जब घर आ जाता है। जया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। तुम्हारी वजह से मेरी माँ दर दर भटक रही है। अब तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहोगी। बिट्टू को मैं पाल लूंगा। अभी के अभी अपने मायके निकल जाओ। ऐसा मत कहो, मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो। किशन बेटा, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। जया बहू को माफ कर दे। गलती इंसान से ही होती है बेटा। मैंने जया बहू को माफ कर दिया। किशन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी माँ जी अब हमारे साथ ही काम करेंगी। उस दिन के बाद जया ने अपना व्यवहार बदल लिया। सरला ने मेहंदी लगाना नहीं छोड़ा, वो अपनी मेहंदी लगाने के काम को करती रही। जया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो भी सरला की बहुत देखभाल करती थी। संध्या की बुआ, जो कि दिल्ली में रहती थी, वो उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई थी। देखो भैया, मेरी इतनी जान पहचान तो नहीं है लड़के वालों से, पर इतना जानती हूँ, अड़ोस पड़ोस में कहीं पूछोगे तो लोग अच्छा घर ही बताएंगे। ठीक है सुमन, अगर तुम कहती हो तो लड़के वालों को एक बार बुला लेते हैं। अब संध्या भी लड़के को देख लेगी। संध्या की बुआ लड़के वालों से अपने तरीके से बात कर लेती है और कुछ दिनों बाद संध्या की शादी विपुल नाम के लड़के से हो जाती है। पता नहीं इस काम वाली को छुट्टी लेकर गाँव अभी जाना था। उसे पता था शादी वाला घर है, नई नवेली दुल्हन आएगी तो घर में 100 काम होंगे, फिर भी बिना बताए गाँव निकल गई। अब मैं दूसरी काम वाली इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढूंगी? राजेश्वरी, एक प्याली चाय दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। तुम्हें तो जब देखो चाय पीने की पड़ी रहती है। पता भी है एक बर्तन नहीं है धुला हुआ जिसमें तुम्हारी चाय बना दो। ढेरों बर्तन रसोई में पड़े हैं झूठे। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम मुझे ये मत कहना कि मैं छुट्टी कर लूँ और तुम्हारे साथ घर का काम करवाऊँ। मेरा आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट होना है, इसलिए मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। ये लो, अब इसे भी अभी कॉलेज जाना था। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। संध्या की सास राजेश्वरी अभी काम वाली को लेकर परेशान हो ही रही थी। तभी संध्या राजेश्वरी की सारी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। अरे संध्या बहू, तुम ये रसोई में क्या कर रही हो? हटो हटो हटो, ये झूठे बर्तन तुमसे थोड़ी करवाऊंगी। अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में ही सारा काम निपटा दूंगी। आप अकेले इतना काम नहीं कर पाओ। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ। माँ, पड़ोस में किसी से पता करो, शायद कोई और काम वाली मिल जाए। मैंने पूछा था, पर अभी किसी भी काम वाली के पास समय नहीं है। पुलकित काम पर चला जाता है। संध्या सारे घर का काम करती है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। काम वाली तो थी नहीं। संध्या की ननद पूजा सुबह होते ही कॉलेज निकल जाती और सास पैरों में दर्द के बहाने बिस्तर पर आराम करती। संध्या तो मानो घर के कामों में ही उलझ गई। एक शाम, माँ, तुम बिल्कुल सही बहू ढूंढ कर लाई हो। बेचारी गरीब घर की है, इसलिए चुपचाप संस्कारी बहू की तरह घर के काम कर लेती है। अगर कोई पैसे वाले घर की लड़की बहू बनाकर ले आती तो वो पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती और तुम और मैं बस बर्तन घिसते रह जाते। तभी तो मैंने इसकी बुआ को शादी के लिए हाँ कह दिया था। मुझे पता है ये गरीब घर की लड़कियां बड़ी सीधी सादी बहुएं साबित होती हैं। अब काम वाली गांव भाग गई। सोच ये ना होती तो कौन काम करता? राजेश्वरी,
तुम दोनों माँ बेटी को तो संध्या बहू का शुक्रगुजार होना चाहिए। बेचारी ने आते से ही पूरा घर संभाल लिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संध्या सभी घर वालों की देखभाल का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, क्या हुआ पुलकित बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? और आज तुम ऑफिस भी नहीं गए? पापा, मेरी नौकरी छूट गई है। कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे जैसे बहुत से वर्कर्स को अचानक निकाल दिया। दिमाग खराब हो रहा है, गाड़ी की किश्त भरनी है, घर का लोन भी पूरा नहीं हुआ है, घर का खर्चा, अब सब कुछ कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलकित बेटा चिंता मत कर, अब कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ज्यादा होगा तो कुछ दिनों के लिए मैं कोई काम कर लूंगा। पापा, मेरे होते हुए आप काम नहीं करोगे, मैं कुछ सोचता हूँ। पुलकित दूसरी नौकरी को लेकर परेशान था। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में पैसों की तंगी भी शुरू हो गई। पुलकित ने अपनी गाड़ी बेच दी। घर के लोन को लेकर वो परेशान था। 15,000 रुपए की किश्त उसे भरनी थी। तभी, भैया, मेरे कॉलेज की फीस इस बार बहुत लेट हो गई है। मेरा आखिरी साल है। अगले महीने की 5 तारीख तक 12,000 रुपए फीस के भरने हैं। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ऐसे खाली हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ सोचना होगा। पता नहीं, हो सकता है किरण ने बात कर ली होगी। पूछती हूँ। हेलो किरण, मैं संध्या बोल रही हूँ। तूने बात की फिर? पार्लर में जगह खाली है क्या? हाँ, मैंने बात कर ली है। 12,000 रुपए महीना देंगी रविता मैम। बोल, तू हाँ बोलती है तो मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तू हाँ बोल दे, कम से कम कुछ तो पैसे आ जाएंगे। संध्या पुलकित से पार्लर में मेहंदी लगाने की नौकरी की बात करती है। पहले तो वो मना करता है, पर संध्या उसे समझाती है। पुलकित, मैं जानती हूँ आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हो। मैंने आपसे शादी के बाद हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, और आप परेशान मत हो। मैं घर और बाहर दोनों का काम एक साथ संभाल लूंगी। ठीक है संध्या, तुम कल से पार्लर में नौकरी के लिए जा सकती हो। अगले दिन से संध्या सारे घर के काम के साथ साथ पार्लर भी जाती और वहां पर पूरा दिन मेहंदी लगाने का काम करती और शाम के वक्त घर आती। संध्या बहुत मेहनत कर रही थी ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। संध्या बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी। ये बात उसकी सास को तब पता चली जब उसने पार्लर में काम करना शुरू किया। संध्या को पार्लर में काम करते हुए 1 महीना बीत चुका था। पार्लर की मालकिन रविता भी संध्या के मेहंदी लगाने के काम को देखकर बहुत खुश थी। संध्या, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। पिछले 1 महीने में बहुत से क्लाइंट तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स की शादी या सगाई फंक्शन के लिए तुम्हें ही मेहंदी के लिए बुक करना चाहते हैं। और हाँ, ये तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए। बाकी ये तुमने ओवर टाइम भी शादी के सीजन में बहुत किया है, उसके 6,000 रुपए अलग से दे रही हूँ। थैंक यू मैम, आपने मेरे काम की इतनी तारीफ की। मैं तो बस भगवान की कृपा से मेहनत से करती हूँ। संध्या घर आ जाती है और 12,000 रुपए पूजा के हाथ में रखती है। पूजा, ये तुम्हारी कॉलेज की फीस के पैसे, तुम कल ही अपनी फीस जमा कर देना। भाभी, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है, आप ये सारे पैसे मुझे दे रहे हो? नहीं नहीं भाभी। पूजा, तुम मुझे अपनी भाभी कहती हो ना, और भाभी तो माँ समान होती है, तो क्या तुम अपनी भाभी माँ के पैसे नहीं लोगी? तुम अपने भैया से भी तो लेती हो ना। फिर मेरे और अपने भैया में फर्क है, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, इसलिए ये पैसे रख लो। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने ना जाने आपके बारे में क्या क्या गलत सोचा। पुलकित को भी दूसरी नौकरी मिल जाती है। अब संध्या और पुलकित दोनों मिलकर काम करते थे। राजेश्वरी और पूजा भी अब संध्या की घर के कामों में बहुत मदद करती थी। परिवार में खुशियां फिर से लौट आई। समयपुर नामक गांव में रवि अपने मित्र रमेश के साथ रहता है। रमेश अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है और रमेश लोगों की मदद भी करता है, लेकिन रवि लालची व्यवहार का व्यक्ति है और किसी की मदद भी नहीं करता है। रवि और रमेश एक साथ एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक दिन जब रवि और रमेश कंपनी से घर जा रहे थे, तब रास्ते में रमेश को बूढ़ी औरत परेशान दिखाई देती है। रमेश बूढ़ी औरत को परेशान देखकर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, अम्मा, आपको क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? बेटा, मेरे पोते की तबीयत खराब है, हो सके तो तुम मुझे कुछ पैसों की मदद कर दो। ठीक है, मैं आपको कुछ पैसों की मदद कर देता हूँ, लेकिन आपको पैसे वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर रवि बोलता है, रमेश, इन लोगों को पैसे मत दे, ये सब पैसे लेने के तरीके हैं। इसका कोई पोता बीमार नहीं होगा, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। तू कैसी बात कर रहा है? जिन लोगों को हमारी मदद की जरूरत होती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इन पैसों से उनके पोते का इलाज हो जाए और इनका पोता स्वस्थ हो जाए। भाई रमेश, मेरा काम तेरे को समझाना था। अगर तू पैसे देना चाहता है तो तू दे दे, लेकिन मैं 1 रुपए नहीं दूंगा। रवि, जैसी तेरी मर्जी में इन अम्मा की मदद जरूर करूंगा। धन्यवाद जो तुम मुझे पैसों की मदद कर रहे हो, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। बूढ़ी औरत पैसे लेकर चली जाती है। अगले दिन जब रमेश सुबह उठता है तो देखता है कि घर में रवि नहीं होता है। तब रमेश सोचता है कि पता नहीं रवि सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चला गया है। चलो, जब तक मैं घर के काम कर लेता हूँ। थोड़े समय बाद
रवि घर के बाहर आता है और रमेश का नाम लेकर रमेश को घर के बाहर बुलाता है। रमेश घर के जल्दी बाहर आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। रमेश जल्दी जल्दी घर के बाहर जाता है और रवि से पूछता है, क्या हुआ रवि, मुझे क्यों बुला रहे हो? गांव में मेला लगा हुआ है, आज हम दोनों मेला घूमने चलेंगे। ठीक है रवि, शाम में मेला घूमने चलेंगे। जब तक मैं घर के सारे काम कर लेता हूँ। शाम के समय रवि और रमेश मेला पहुंच जाते हैं। मेला घूमते घूमते रवि को लॉटरी बेचने वाला दिखाई देता है। लॉटरी बेचने वाले को देखकर रवि रमेश से कहता है, चलो रमेश, आज हम एक लॉटरी खरीदते हैं, देखते हैं किसका नसीब अच्छा है। रवि, ये सब बेकार की चीजें होती हैं, ये सब मैं नहीं लेता हूँ। रमेश, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें डेली लॉटरी लेने की थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें आज लॉटरी लेने का बोल रहा हूँ। रमेश के बार बार मना करने के बाद भी रवि रमेश को लॉटरी वाले के पास ले जाता है और अपने और रमेश के लिए एक लॉटरी खरीद लेता है। लॉटरी बेचने वाला रमेश से कहता है, 1 घंटे बाद लॉटरी का रिजल्ट दिखाई देगा। दोनों 1 घंटे तक मेला घूमते हैं और खाते पीते हैं। फिर 1 घंटे बाद रवि और रमेश लॉटरी वाले के पास वापस जाते हैं। सबसे पहले रवि अपनी टिकट दिखाता है। रवि की टिकट देखकर लॉटरी वाला बोलता है, सॉरी, आप हार चुके हैं, आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। जब रमेश अपनी लॉटरी के टिकट दिखाता है तब लॉटरी वाला बोलता है, वाह क्या बात है, आप लॉटरी जीत चुके हो, आप 1 लाख रुपए जीत चुके हो। देखो रमेश, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम लॉटरी जीत चुके हो, लेकिन मेरी किस्मत खराब है क्या? रवि, तुम ऐसा मत बोलो, ये लॉटरी में तुम्हारे कारण ही जीता हूँ। अगर तुमने मुझे लॉटरी लेने को नहीं कहा होता तो मैं ये लॉटरी कभी नहीं लेता। इनाम के पैसे मैं हम दोनों में आधा आधा बांटूंगा। रमेश, तुम सही कह रहे हो, तुम अपना जीता हुआ आधा इनाम मुझे दोगे, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। रवि रमेश थोड़ी देर और मेला घूमने के बाद घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाते वक्त रास्ते में रवि रमेश से मन ही मन जल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि रमेश को तो लॉटरी लेनी भी नहीं थी, उसके बाद भी ये लॉटरी जीत गया, मुझे कैसे भी करके इसे लॉटरी छीननी ही होगी। फिर रमेश को शॉर्टकट के बहाने जंगल के रास्ते से लेके जाता है। जंगल में रवि चुपके से रमेश के सर पर डंडे से मारकर बेहोश कर देता है और लॉटरी की टिकट लेकर भाग जाता है। रमेश ने जिस बूढ़ी औरत की मदद करी होती है वह बूढ़ी औरत उसी जंगल से जा रही होती है। तब बूढ़ी औरत को जंगल में जाते जाते रमेश बेहोश दिखाई देता है। बूढ़ी औरत रमेश को बेहोश देखकर रमेश के पास जाती है और रमेश को अपने घर ले जाती है। जब रमेश को बूढ़ी औरत के घर पे होश आता है तब बूढ़ी औरत रमेश से पूछती है, बेटा, जंगल बेहोश कैसे हो गए थे? रमेश बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है कि कैसे उसके मित्र रवि ने उसे बेहोश कर दिया था और लॉटरी की टिकट लेकर भाग गया। ये बात सुनकर बूढ़ी औरत को बहुत बुरा लगता है। बूढ़ी औरत रमेश से कहती है, बेटा, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा पुलिस में है, मेरा बेटा तुम्हारी मदद करेगा। रमेश और पुलिस वाला रवि के घर पे जाते हैं और पुलिस वाला रवि को रमेश के सामने लाता है। रमेश रवि से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें लॉटरी का आधा इनाम दे रहा था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे बेहोश करके चले गए। रवि गुस्से में कहता है, ये लॉटरी मेरी है, तुम्हें लॉटरी खरीदने भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे तुम जीत गए। इस लॉटरी पर मेरा हक होना चाहिए, तुम्हारा नहीं। लॉटरी मुझे जीतना चाहिए था। यह सुनकर पुलिस वाला बोलता है, रमेश, तुम्हारा मित्र लालच में अंधा हो गया है, इसे बोलकर कुछ नहीं होगा। पुलिस वाला रवि को जेल ले जाता है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वह किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक गड्ढे में से आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई कुत्ते का बच्चा है जो मुसीबत में है। मुझे इसे बचाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। फिर वह गड्ढे में झांक कर देखता है तो उसे वहाँ एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। वह उसे देखकर दंग रह जाता है। उसका रंग नीला होता है। ये तो कोई कुत्ते का बच्चा लगता है, लेकिन ये तो नीले रंग का है। मैंने तो इससे पहले कभी भी नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा। इसे घर ले चलता हूँ, सुमन तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर वह किसान उस बच्चे को निकालता है और अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है। अरे सुमन, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और कुत्ते के बच्चे को किसान के हाथ में देखकर चौंक जाती है। हाय, कितना प्यारा है, ये तो नीले रंग का है।
अजी ये आपको कहाँ से मिला? क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? मुझे बचपन से एक कुत्ते के बच्चे को पालने का बहुत शौक था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। लेकिन ये आपको मिला कहाँ से? मैं खेत की तरफ जा रहा था, तभी अचानक गड्ढे से इसके रोने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा तो मुझे ये उसमें पड़ा हुआ मिला। ये जरूर भूखा होगा, तुम इसे कुछ खाने को दे दो। इतना बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है। फिर सुमन उसकी खूब देखभाल करती है। वह दिन भर उसके साथ खेलता कूदता है। सुमन भी उसे पाकर बहुत खुश थी। वह कुत्ता पूरे गांव में आकर्षण का केंद्र था। वह जब भी गांव में घूमने निकलता, सारे गांव वालों की नजर उसी पर टिक जाती थी, क्योंकि किसी ने भी नीले रंग का कुत्ता पहले अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। अरे हरिया, देख तो, ये उसी किसान का पिल्ला है। तूने कभी नीले रंग का कुत्ता देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने तो पहली बार ऐसा कुत्ता देखा है। लेकिन ये इस किसान को मिला कहाँ से? इतना अनोखा कुत्ता खरीदने की हैसियत तो इस किसान की है नहीं। अरे भाई, इससे तो ये किसी गड्ढे में पड़ा हुआ मिला था। मुझे तो लगता है जरूर ही ये कोई जादुई कुत्ता है। तुम्हें क्या लगता है बाजार में इसकी क्या कीमत होगी? भाई ये तो नायाब चीज है, ये तो अनमोल होगा। इसके हमें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। भाई हर नायाब चीज पर तो सिर्फ हमारा ही अधिकार है। देर किस बात की, आज रात को ही इसे किसान के घर से चुरा लेंगे। रात होने पर किसान और उसकी पत्नी घर में सो रहे होते हैं। तभी लल्लन और हरिया किसान के घर में घुस जाते हैं और नीलू को बहलाने फुसलाने लगते हैं। ले ले बेटा, बिस्कुट खा ले। ले 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 ले, आजा आजा। वह झट से उसे बोरे में कैद कर लेते हैं और वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और भागकर अपने घर आ जाते हैं। हरिया भाई, एक काम तो पूरा हो गया, बस अब इसे शहर जाकर किसी को बेचना बाकी है। शुभ काम में देरी किस बात की? हम कल सुबह होते ही इसे शहर जाकर किसी को बेच आएंगे। अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों नीलू को बोरे में डालते हैं और उसे बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेठ मिलता है। उसे उस बोरे में से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। अरे भाई रुको रुको, इस बोरे में क्या भर कर ले जा रहे? भाई ये एक जादुई कुत्ता है। ऐसा कुत्ता पूरी दुनिया में केवल एक ही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जरा मुझे भी तो दिखाओ। वह सेठ नीलू को देखकर चौंक जाता है। तुम्हें इसके लिए 100 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। लो, ये लो तुम्हारी 100 मुद्राएं। आज से ये कुत्ता मेरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ नीलू को घर में न पाकर सुमन और किसान परेशान हो जाते हैं। सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नीलू तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? वापस आ जाओ ना नीलू। अजी मेरे नीलू को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। फिर किसान गांव में लोगों से नीलू के बारे में पूछता है। अरे भाई, मैंने तुम्हारे कुत्ते को देखा था। वो लल्लन और हरिया तुम्हारे घर से बोरे में किसी को भरकर ले जा रहे थे। वो अवश्य ही तुम्हारा कुत्ता होगा। फिर किसान भागता हुआ लल्लन के घर जाता है। लल्लन, मुझे पता चल गया है, तुम्ही ने मेरे नीलू को चुराया है। उसे अभी के अभी वापस लौटा दो, नहीं तो मुखिया से कहकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अरे हरिया भाई, इसे कैसे पता चल गया? मुझे लगता है किसी ने हमें उसे चुराते हुए देख लिया होगा। मुझे अभी के अभी मेरा कुत्ता वापस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भाई तुम्हारे कुत्ते को तो हमने 100 मुद्राओं में बेच दिया। अब तुम चाहो तो सारी मुद्राएं रख लो और हमें छोड़ दो। नहीं, मुझे मेरा कुत्ता ही चाहिए। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। कैसे भी करके उस व्यापारी को ढूंढो और मुझे मेरा कुत्ता वापस ला कर दो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है। अरे मर गए रे, अब क्या करें? ये तो थानेदार की धमकी देकर गया है। लल्लन भाई, मुझे जेल नहीं जाना, कुछ करो ना। हाय रे, अब क्या होगा? चलो उस सेठ को ढूंढते हैं, उसे उसके सारे पैसे लौटाकर उस कुत्ते को वापस ले लेंगे। वे दोनों उस सेठ की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी उन्हें वह सेठ नहीं मिलता। लल्लन भाई, यहाँ तो उस सेठ का कोई नामो निशान ही नहीं है। न जाने अब तक कहाँ निकल गया होगा। अब क्या करें? हमारे पास कल सुबह तक का ही वक्त है। अरे आर्या, वो देख,
ये तो बिल्कुल किसान के कुत्ते जैसा ही लग रहा है। तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? बेवकूफ, किसान का कुत्ता नीले रंग का था और ये तो भूरे रंग का है। क्या तुम्हें नीले और भूरे रंग में फर्क दिखाई नहीं देता? अरे तो क्या हुआ, अगर हम इसे नीले रंग से रंग दें तो उसके बाद ये हूबहू नीलू जैसा ही दिखेगा। बात तो तुम सही कहते हो भाई। चलो फिर देर किस बात की, अभी इसे पकड़ते हैं। फिर वे दोनों उस कुत्ते को पकड़कर अपने घर ले जाते हैं और नीले रंग का पानी घोलकर उसे उसमें डुबो कर उसका रंग भी नीला कर देते हैं। अरे भाई हरिया, ये तो बिल्कुल नीलू जैसा ही दिख रहा है। फिर अगले दिन वे उस कुत्ते को अपने साथ लेकर किसान के घर जाते हैं। अरे भाई मोहन, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, जल्दी आओ, तुम्हारा नीलू वापस आ गया है, जल्दी आओ। किसान और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लल्लन और हरिया, तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन वक्त रहते तुमने अपनी गलती को सुधार लिया, इसलिए मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। तुम दोनों जा सकते हो। फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नीलू, तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा नीलू इतने दिनों बाद घर आया है, इतना गंदा भी हो गया है। चलो अब हम नहाई करेंगे। फिर सुमन उसे नहलाने लगती है। अरे मेरा नीलू नहाई करेगा, इतना गंदा हो गया है। पानी उसके ऊपर पड़ते ही वह कुत्ता छटपटाने लगता है। अरे क्या हुआ नीलू, तुझे तो नहाना बहुत पसंद था, आज क्या हो गया तुझे? तभी उसका सारा नीला रंग उतरने लगता है। अरे ये क्या, इसका रंग क्यों उतर रहा है? तभी वह कुत्ता गुस्से में आकर सुमन को काट लेता है। अरे मर गई रे, हाय रे। अरे सुनो जी, इसने तो मुझे काट खाया। हाय रे अजी, सुनते हो? जल्दी आओ, मुझे लगता है ये हमारा नीलू नहीं है। देखो, इसका तो सारा रंग ही उतर गया। ये तुमने ठीक नहीं किया लल्लन, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर किसान गुस्से में लल्लन और हरिया के घर जाता है। ए लल्लन, दरवाजा खोल। ए लल्लन, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो इसे तोड़ दूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे मर गए रे, ये तो उसी किसान की आवाज है। लगता है इसे हमारी तरकीब के बारे में पता चल गया। अरे क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम किसी भी आवारा कुत्ते को नीला रंग चढ़ाकर हमें दे दोगे और हम मान लेंगे कि वो नीलू है। भाई हमें माफ कर दो, हमने उस सेठ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। भाई तुम ये 100 मुद्राएं रख लो, अब इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो हमें जेल भिजवा दो, हम दोनों अपनी गलती की सजा काटने को तैयार हैं। किसान उदास हो जाता है और उनसे 100 मुद्राएं लेकर वापस अपने घर आ जाता है। मुझे माफ कर दो सुमन, मैं तुम्हारे नीलू को नहीं ढूंढ पाया। ये लो, ये 100 मुद्राएं हैं। नीलू को बेचने पर उन्हें इतने पैसे मिले थे जो उन्होंने मुझे दे दिए हैं। उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मेरा नीलू जरूर वापस आएगा। हम एक काम करते हैं, कल सुबह इन 100 मुद्राओं का भोजन खरीदकर गरीबों में बांट देंगे। क्या पता उनकी दी हुई दुआओं से हमारा नीलू वापस आ जाए। अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों उन पैसों से गरीबों में भोजन बांट देते हैं और वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वे दोनों चौंक जाते हैं। अरे ये तो मेरी नीलू की आवाज है। नीलू, नीलू तुम कहाँ हो? तभी सामने से नीलू भागता हुआ उनके पास आता है। नीलू तुम वापस आ गए, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास हो गई थी। किसी ने सच ही कहा है, दुआओं में बहुत शक्ति होती है। ढोलकपुर गांव के किसी भी व्यक्ति ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। सबको बस खाना पीना और सोना आता था। उनमें से किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी तो छोड़ो, हिंदी भी सही ढंग से नहीं आती थी। वो खुद तो कुछ पढ़े नहीं थे और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बारे में भी नहीं सोचते थे। एक दिन गांव में एक रामचरण नाम का व्यक्ति सामान बेचने के लिए आया। 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में। अरे भैया, ये 100 कितना होता है? अरे बड़बक, तुझे इतना भी नहीं पता? 100 का मतलब होता है 1000 रुपए। हाँ। अरे पागल, तुझे भी नहीं पता? 100 का मतलब होता है 10,000 रुपए। इसका मतलब इतना महंगा माल हमें बस 100 रुपए में मिल रहा है। चलो चलो सामान लेते हैं।
आज तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। हाँ। सारे गांव के व्यक्ति रामचरण के पास इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक कर उस व्यक्ति का सारा सामान बिक जाता है। गांव में ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन आकाश नाम का लड़का उसी गांव से गुजर रहा था और रामचरण की आवाज सुनकर सारा माजरा देखने लगा और दुकानदार के जाते ही पूछा, अरे आप लोगों ने इतना सारा सामान क्यों लिया है? अरे बेटा, देखा नहीं तुमने? वो आदमी कितना भला मानुस है, सारा सामान इतने सस्ते में देकर गया है। तुम्हें पता है, पूरे 100 का माल 100 रुपए में देकर गया है। पता भी है 100 कितना होता है? पूरा 10,000। अरे काकी, 100 का मतलब 100 रुपए ही होता है। आपके गांव में सारे अनपढ़ लोग ही हैं क्या? ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम आजकल के बच्चे क्या जानो, जाओ जाओ। बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं इस गांव में तो। चलो मैं चलता हूँ। थोड़े दिन बाद गांव में एक आदमी केडी आता है। आइए आइए और बस 1 महीने में दिन दहाड़े इंग्लिश सीखिए। हम इंग्लिश खोल के पिलाते हैं। आइए आइए और इंग्लिश सीख कर जाइए, सिर्फ 200 रुपए में, बिना मेहनत किए। 1 महीने में बोलिए फर्राटेदार इंग्लिश। महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफर, सिर्फ 100 रुपए में सीख सकती हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलना। तभी वहाँ खड़ा रामू बोलता है, अरे हरिया, देख रहा है ये कितनी बढ़िया इंग्लिश सिखाते हैं, है? हमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी रे, बस इंग्लिश को घोलना है और पीना है? हाँ रामू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। फिर हम फिल्मों के हीरो की तरह टपर टपर इंग्लिश बोलेंगे। हाँ चलो चलो, इनसे बात करते हैं। दोनों केडी के पास जाते हैं। क्या आप हमें सच में इंग्लिश घोल के पिला देंगे? हाँ, हम तुमको इंग्लिश खोल के पिला देगा। हमको बहुत अच्छा से इंग्लिश बोलना आता है। भैया पहले ये बताओ कि आपको इंग्लिश आती भी है या कि नहीं? Yes, yes. English comes to me. I speak English. I eat English. I can talk English. I can walk English. Because English is my favorite language. अरे अरे, क्या गजब का इंग्लिश आती है आपको तो, है? एकदम बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं आप तो। हाँ, हमने तो न जाने कितने रिक्शे वालों को इंग्लिश सिखाया है। नाउ वो लोग बड़ा इंसान बन गया। तो हमें भी सिखा दीजिए। ठीक है, आप 200 रुपए जमा करवा दीजिए और कल आ जाइएगा। आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएगा। बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। भैया लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि आपने महिलाओं को 100 रुपए की छूट क्यों दी है? वो महिलाओं को फर्राटेदार तो बोलना पहले से ही आता है ना, इसलिए हम लेडीज लोगों को छूट दिया है। बात तो आपने 100% की करी है। औरतों का कोई मुकाबला नहीं है बोलने में। हाँ, अब तुम लोग जल्दी से अपना फीस जमा कराओ और मस्त लल्लन टॉप अंग्रेजी बोलना सीखो। दोनों भागे भागे घर जाते हैं और सारे गांव वालों को बताते हैं। ये बात सुनकर सारे गांव वाले केडी के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गांव वाले पैसा जमा करा देते हैं। चलो चलो सब यहाँ आओ और इंग्लिश खोल के पी लो। केडी एक इंग्लिश नाम का डब्बा निकालता है और सबको पानी में घोलकर पिला देता है। अरे वाह, इंग्लिश पीकर तो मजा ही आ गया है। केडी सर, हम कितने दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? बस 1 महीना और तुम लोग उन गोरों से भी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। ठीक है सर, ठीक है। अब तो इंग्लिश बोल के एक गोरी मैम ब्याह कर लाऊंगा। हाँ हाँ हरिया, अब तो बस मौज की जिंदगी कटेगी। अपने बच्चे तो पैदा होते ही अंग्रेजी बोलेंगे। हाँ हाँ, अब तो बस महीना पूरा होने का इंतजार है। 1 महीने बाद। अरे हरिया, 1 महीना हो गया, अभी तक हमें इंग्लिश नहीं आई है। हाँ रामू, चल चल केडी सर के पास चलते हैं और पता करते हैं और गांव वालों को भी लेकर चलते हैं। हरिया और रामू गांव वालों के साथ केडी के ऑफिस पहुँचे।
अरे केडी सर, 1 महीना हो गया लेकिन हमें अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आया। हाँ सर, हम कब से इंतजार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा इंग्लिश बोलना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के माइंड में इंग्लिश अभी अच्छी तरह से घुली नहीं है। घुलेगी भी कैसे? तुम लोगों का माइंड छोटा है ना, इसलिए तुम लोग एक बार और इंग्लिश पी लो। सर, इसके बाद फायदा तो होगा ना? हाँ, जरूर होगा। सारे गांव वाले दोबारा पैसे जमा करते हैं और इंग्लिश पीकर आ जाते हैं। हरिया, दूसरा महीना भी बीत गया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। चल, हम केडी सर के पास चलते हैं। हाँ, रामू सही कह रहा है, गांव वाले भी मुझसे यही कह रहे थे। हम गांव वालों को भी अपने साथ ले चलते हैं। सारे लोग दोबारा केडी के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति उस ऑफिस को ताला लगा रहा है। तभी हरिया बोलता है, अरे काका, ये केडी सर कहाँ गए और आप यहाँ ताला क्यों लगा रहे हैं? उसने 2 महीने के लिए मुझसे दुकान किराए पर ली थी, अब वो चला गया, लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? हरिया सारी बात बताता है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, अरे मूर्खों, पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी ना आती है। उसके लिए किताबें पढ़नी होती हैं, स्कूल जाना होता है। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई की होती तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता था। एक गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह काफी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। वो गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। एक वक्त था जब किशन की हालत ऐसी नहीं थी। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। उसका हर दिन इसी सोच में गुजर जाता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। एक दिन सुबह ऐसे ही सोचते सोचते वो जमींदार के खेत पर काम कर रहा था कि अचानक खुदाई करते करते उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है, यहाँ जरा देखा जाए। उसने उस हिस्से को खोदना शुरू किया तो देखा एक बड़ा सा पतीला है। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया, क्योंकि किशन ने सोचा कि पतीले की जगह अगर गहने या जेवरात होते तो उसके घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। खाना खाने के लिए किशन ने अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में ही फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद जब किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा, तो वो हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस चमत्कारी जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। अब वो रोज उस चमत्कारी पतीले में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन ने काफी पैसे कमाए और उसके घर की हालत सुधरने लगी। उसने अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। धीरे धीरे किशन काफी धनवान होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को इस तरह अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ और वो सीधे किशन के घर जा धमका। वहाँ उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया, सच सच बताओ। किशन सहम गया और डरी हुई आवाज में बोला, ये चमत्कारी पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है, बस फिर क्या था। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार बोला, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की,
लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी और वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें अलग अलग सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात वो और भी ज्यादा धनवान हो गया। यूं अचानक एकदम से जमींदार के इतने अधिक अमीर होने की खबर नगर के राजा तक भी पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के पास से वो चमत्कारी पतीला राजमहल मंगवा लिया। उस जादुई पतीले के राजमहल में पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद तमाम कीमती सामान उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। राजा ने सोचा कि देखने में तो ये पतीला बड़ा साधारण सा दिखता है, लेकिन इसके अंदर जरूर कुछ असाधारण होगा। बस फिर क्या था, वो लालची राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया और देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। अब पतीले से निकला हर राजा बोलने लगा, मैं इस नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में ही लड़ने लगे और उनकी इस भयानक लड़ाई में सभी राजा लड़कर मर गए। इस लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। जैसे ही ये जानकारी अधूर किशन और जमींदार को मिली तो उन्होंने राहत की सांस लेकर सोचा कि अच्छा हुआ